हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड के लिए सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। चलिए, स्टैटिस्टिक्स में आप यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मीन ऑफ द डेटा, देन मीडियन एंड देन मोड। ये तीन चीज़ों को हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। चलिए, जैसे मैंने कहा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि दैट वी हैव स्टडीड द मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज कॉल्ड एज मीन, मीडियन एंड मोड। हमने ये तीन चीज़ें पढ़ रखी है। हमें पता है कि मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। चलिए, ये होता कैसे है पहले उसे जानेंगे थोड़ा सा। सो ऑफ अनग्रुप डेटा, इन दिस चैप्टर we shall discuss the about mean, median and mode of group data। चलिए, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है। जैसे कि ग्रुप्ड हो गया मतलब, अनग्रुप्ड हो गया मतलब कि सीधा डेटा दिया है, आप मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर रहे हो। फिर एक ग्रुप बना के आपको डेटा दिया गया है और बाद में आप कैलकुलेट करते हो, सो इट इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अनग्रुप डेटा कैसे होता है, ग्रुप डेटा कैसे मिलता है, और उसके ऊपर से हम मीन, मीडियन एंड मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा अब फॉर मीन। के मीन के लिए अनग्रुप डेटा में आप फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, मीडियन के लिए कैसे करेंगे, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले मीन कंप्लीट करेंगे पूरे टॉपिक को, फिर वैसे ही मीडियन एंड आफ्टरवर्ड्स मोड। तो हम तीनों चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ मीन। अनग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। हमने जो पहला टाइप पढ़ा था कि अनग्रुप डेटा। अब मीन को हम डिनोट करेंगे एक्स बार, इसे हम रीड करेंगे एक्स बार, उसके ऊपर एक लाइन है, सो इट इज डिनोटेड एज एक्स बार। चलिए, मीन अनग्रुप डेटा के लिए क्या होता है। तो अनग्रुप डेटा के लिए कि वी नो दैट द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यूज ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हमें पता है मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका आप सम फाइंड करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, सो दैट विल बिकम योर मीन। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना होगा। इसी केस में आपको यहाँ पे हमेशा ये देखने को मिलेगा, पर वो मिलेगा कैसे वो देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि मीन, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट x1 x2 x3 अप टू xn आर एन ऑब्जर्वेशंस। मेरे पास एन ऑब्जर्वेशन है, पहला है x1 फिर x2 प्लस x3 अब से लेके n तक ऑब्जर्वेशन हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं मेरे पास, n। अगर मुझे इसके लिए मीन फाइंड करना होगा तो मुझे क्या फाइंड करना होगा, पहले तो सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो देयरफॉर यू कैन से कि दैट एक्स बार इज इक्वल्स टू, न्यूमेरेटर में हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n, और यू कैन से इट इज x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi बाय n वेयर i इज इक्वल्स टू 1 to n। चलिए, यहाँ पे अब सिग्मा की बात करेंगे। व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा डिनोट्स द सम, सिग्मा डिनोट्स द सम। अब i इक्वल्स टू 1 लिखना, यहाँ पे अब लिखना है कि i इक्वल्स टू 1 लिखा है यहाँ पे 1 से लेके n तक। तो पहले जहाँ जहाँ i आएगा, मतलब यहाँ पे i यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पहले आप 1 रखेंगे, फिर प्लस साइन, फिर 2 रखेंगे, फिर प्लस साइन। वैसे ही प्लस साइन आपको कहाँ तक रखनी है, जब तक के nth टर्म तक आप नहीं पहुँच जाते। तो ये वर्ड हो जाता है सिग्मा, जिसका मीनिंग होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। इसे हम सिम्बॉलिकली सिग्मा कहते हैं। तो याद रखना कि इट इज कॉल्ड सिग्मा xi बाय n विच इज डिनोटेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये सिग्मा वर्ड आपको याद रखना है कि कैसे करेंगे। चलिए, अब इसके लिए क्वेश्चन कैसे आता है। अनग्रुप डेटा के लिए हमने देख ला कि फॉर्मूला क्या है, सिग्मा xi बाय n। ये आपका अनग्रुप डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि अनग्रुप डेटा के लिए मीन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए लेट फाइंड द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन दिए मुझे 10, 20, 25, 45, 48, 52, 18 एंड 12। मुझे इन सब का मीन फाइंड करना है। चलो, मीन के लिए मुझे तो पहले क्या चाहिए, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन मेरे पास क्या है, 8 हो जाएंगे। चलिए, मुझे बाद में क्या करना होगा, इन सब का समेशन करना होगा, इसको प्लस करेंगे सर एक में, और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे सबको प्लस करने के बाद।
तो चलिए करते हैं इसको। सो देयरफॉर x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अप टू x3 अप टू xn बाई n। सो उसे मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 8। चलिए इन सब का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 प्लस 20 हो जाएगा 30। देखिए कि करके आप ऑब्जर्वेशन का टोटलिंग खुद भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा याद रखिए कि आपका कैलकुलेशन में एरर ना हो, वो थोड़ा जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करते हैं 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 45 विल बिकम 100, 100 प्लस 48 विल बिकम 148, 148 प्लस 52 विल बिकम 200, 200 प्लस 18 विल बिकम 218 एंड 218 प्लस 12 विल बिकम 230। तो मतलब इन सब का टोटल कितना हो जाएगा 230 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके लिए 8। सो देयरफॉर यू कैन से इट इज 230 डिवाइडेड बाई 8, और जिसे आप कैलकुलेट करने पे आपको आंसर मिलेगा 28.75। तो ये हो जाएगा इस ऑब्जर्वेशन के लिए मीन की वैल्यू विच इज 28.75। तो इस तरीके से आप अनग्रुप डेटा का मीन कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो इस तरीके से आपको ऐसे कैलकुलेट करना है और आपको मीन कैलकुलेट करके आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि अनग्रुप डेटा का मीन आप कैसे निकाल सकते हैं और वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि ग्रुप डेटा में ये कैसे किया जाता है, उसकी बात करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा दैट मीन ऑफ ग्रुप डेटा। चलो ग्रुप डेटा कैसे होता है। अब यहाँ का मीनिंग समझो कि ग्रुप डेटा का मीनिंग रहता है कि एक ऑब्जर्वेशन मोर देन वन टाइम आ जाए और नंबर ऑब्जर्वेशन 10 20 के जाएगा 100 150 ऐसे ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे क्या करना होगा, सबका सम करना होगा, डिवाइड बाय n करना होगा। तो प्रोसीजर थोड़ी लंबी हो जाती है इस केस में। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट होता है उसे मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। मतलब कि मैं इसे कैसे लिखूंगा वो समझिए कि लेट x1 x2 एंड xn आर ऑब्जर्वेशंस एंड विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 up to fn, then this will be। चलिए यहाँ बोला गया है कि x1 x2 x3 xn की फ्रीक्वेंसी है f1 f2 f3 f1, मतलब कि x1 कितनी बार आएगा f1 टाइम्स, x2 कितनी बार आएगा f2 टाइम्स। तो उसे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इट मीन्स दैट ऑब्जर्वेशन x1 का अकर्स f1 टाइम्स, x2 अकर्स f2 टाइम्स एंड सो ऑन। इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। तो अब मुझे अगर इसके लिए मीन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए देखिए फॉर्मूला। सो नाउ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू fn xn। ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे समझिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मुझे 1 1 1 1 ऐसा दिया है, फिर दिया गया है 2 2 2, फिर गया है 3 3 3 3, फिर दिया गया है 4 4, फिर दिया गया है 5 5 5। अब 1 कितनी बार गया है, ये पूरा एक साथ दिया गया है। 1 कितनी बार आया 4 टाइम्स, 2 कितनी बार आया 3 टाइम्स, 3 कितनी बार आया 4 टाइम्स, 4 कितनी बार आया 2 टाइम्स, 5 कितनी बार आ गया 3 टाइम्स। सो आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना होगा। पहले तो ऑब्जर्वेशंस, मतलब 1 ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया 4 टाइम्स, फिर 2 ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स, 3 ऑब्जर्वेशन 4 टाइम, 4th ऑब्जर्वेशन 4 टाइम एंड 5 ऑब्जर्वेशन इज 3 टाइम। तो ये हो जाएगा आपके लिए x1 x2 x3 हो जाएगा, ये आपका xi कॉलम हो जाएगा और ये हो जाएगा fi कॉलम, जिससे आप इस फ्रीक्वेंसी को बिल्डअप कर सकते हैं। अब मुझे फाइंड करना है वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, इन चारों का एडिशन, मतलब मुझे इसमें एक्चुअली क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और उसे मुझे एक अलग आंसर में दिखाना पड़ेगा। सो देयरफॉर ना द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे मैंने बताया था। तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे कॉलम को ऐड करना होगा, मतलब आपको किसको ऐड करना होगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप लिखेंगे f1 x1 f2 x2 fn xn, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा f1 f2 अप टू fn का समेशन। सो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला यू कैन से, सो द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन of the given data given by x bar is equals to f1 x1 plus f2 x2 plus up to fn xn divided by f1 plus f2 plus f3 up to fn। अगर ये याद नहीं रखना है तो सिग्मा वाला केस ले लीजिए। सो नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi इंटू xi ओवर सिग्मा fi। अब fi xi को लिखने का मतलब क्या है, देखिए मैंने अगर i इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो पहले 1 आ जाएगा,
फिर मुझे क्या करना होगा प्लस, फिर नेक्स्ट आई के बाद दूसरा क्या आएगा 2। तो यहाँ पे याद रखना होगा कि आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, आई क्या होगा नेचुरल नंबर्स बिलोंग करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर ही आएंगे, -1 -2/3 +5/2 ऐसे नंबर एन के लिए आएंगे नहीं। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये डेटा हो जाएगा आपके लिए कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द ऑब्जर्व ग्रुप डेटा मीन ऑफ द ग्रुप डेटा बाय फॉर्मूला विच इज कॉल्ड सिग्मा FI/XI ओवर सिग्मा FI डिवाइडेड। तो अब चलिए कैसे करना है उसके लिए भी एक एग्जांपल स्टडी करते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। ये मैंने कहा था ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा जो आपको याद रखना है मीन के लिए। चलिए अब कैलकुलेशन कैसे करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए, पहले तो वो समझना ज़रूरी है। चलिए तो देखते हैं इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करना है। सबसे पहले सबसे बेसिक कैलकुलेशन हम करते हैं। सबसे पहले मैं सपोज एक डेटा अज्यूम कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने लिया है आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स of the class 10th of a certain school is in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below. Now find the mean of the marks obtained by the students. चलिए मुझे बोला गया है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में, पहले तो 30 स्टूडेंट्स हैं। 100 मार्क्स में से मुझे कितने मार्क्स मिले हर एक स्टूडेंट को, उसके लिए एक टेबल दिया गया है। चलिए तो वो टेबल देख लेते हैं सबसे पहले। तो टेबल में फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है मार्क्स ऑब्टेन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले हैं, 1 मार्क्स 1 स्टूडेंट को, 20 भी 1 को, 36 3 को, 44 जन को मिला है, 50 मार्क्स मिला है 3 जन को, 56 2 स्टूडेंट्स को, 64 को, 74 को, 72 1, 81 82 1, 92 3 और 95 1। मतलब ये बता रहे हैं कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं 1, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट को मिले हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। चलिए अब मुझे क्या करना होगा, इसका कैलकुलेशन करना है। तो मैंने बताया आपका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था फॉर्मूला होगा आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आप कॉलम लिख लीजिए सबसे पहले कि XI की कॉलम बना लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे FI की कॉलम। ये डेटा आपको दिया गया है तो इसका सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे FI इंटू XI। चलिए FI इंटू XI में क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास 2 ऑब्जर्वेशन रहेंगे, उनको मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आएगा यहाँ लिखो। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 ऑब्जर्वेशन रहेंगे, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए सामने, और उसका भी सम लिखते जाइए। इस तरीके से पूरा लिखते जाइए। फिर आपको ये वाले कॉलम का सम करना है और बाद में ये वाले कॉलम्स का क्या करना होगा, समेशन। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। कैलकुलेशन करते हैं पूरा टेबल बना के। तो मैंने कहा था आपको क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है, एक XI की कॉलम चाहिए, एक FI की कॉलम, और एक कॉलम आपको किसकी बनानी पड़ेगी, FI इंटू XI के लिए। चलिए तो वो बनाते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले। सबसे पहले हमने बना दिया है मार्क्स ऑब्टेन जिसे XI का कॉलम कहेंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे FI का, और नेक्स्ट कॉलम हम क्या बनाएंगे FI/XI का। चलिए XI को हम लिखते हैं डेटा वाइज। तो मेरे पास है 10, फिर 20, फिर 36, फिर 40, फिर 50, देन 56, देन 60, देन 70, 72, 80, 88 एंड 92 एंड 95। ये मेरे हो गए मार्क्स ऑब्टेन। चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे उसके लिए तो वो लिख देते हैं। तो पहले 1, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 4, फिर अगेन 1, फिर अगेन 1, देन अगेन 2, 3 एंड 1। चलिए मैंने कहा था FI/XI मतलब आपको क्या करना होगा, 10 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर 20 भी चला जाएगा 1 के साथ, 36 होगा 3 के साथ। सिमिलरली जो जो नंबर के साथ मैं लाइन बना रहा हूँ करेक्ट करके, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबको आपको, और यहाँ पे आपको लिखते जाना है। मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, देखो इस तरीके से ये लाइन्स है, इससे आपको डेटा वाइज मल्टीप्लाई करते जाना, एक भी डेटा छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलिए पहले होगा 10 इंटू 1 विच इज़ 10, सिमिलरली 20 इंटू 1 विल बी 20, 36 3 ज़ा 108, देन 44 ज़ा 160, देन 53 ज़ा कितना हो जाएगा 150, देन 56 2 ज़ा 112, 64 ज़ा 240, देन 7 4 ज़ा 280, 72 1 ज़ा 72, then 81 ज़ा 80, then 88 2 ज़ा 176, 92 3 ज़ा 276 एंड 95 1 ज़ा 95। चलिए मैंने कहा था आपको 2 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल करना होगा। एक तो आपको इस कॉलम का टोटल करना है
और बाद में इस कॉलम का टोटल करना है। चलिए अब आपको बोला गया कि टोटल स्टूडेंट कितने थे 30, मतलब यहाँ पे हमेशा आंसर कितना आना चाहिए आपका 30 ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 से ज़्यादा होंगे नहीं। इसका सम आपको पूरा करके रखना पड़ेगा, इसका आप ऐड करते जाइए करस्पॉन्डिंग टर्म्स को लेके, आपको सिंपल एडिशन करना है, इन सब का एडिशन करते जाइए नंबर्स का, तो आपको इसका आंसर ईजिली मिल जाएगा। तो देयरफॉर मैं आप लिख सकता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या लिखना है टोटल, सो मेरा टोटल हो जाएगा, टोटल पहले एफ आई का टोटल करेंगे विच इज डिनोटेड एज सिग्मा एफ आई, और इसका आंसर आएगा 30, और इसका जब सम करूंगा ये वाले कॉलम का तो उसे कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई का आपको टोटल मिलेगा इट इज 1779। जब हम इन सबका टोटल करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 1779 एंड 30। चलिए अब मुझे क्या निकालना है मीन। सो मीन का फॉर्मूला था कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। चलिए एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, इट इज 71779 डिवाइडेड बाई 30, और इसे डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 559.3। वैसे तो ये अनलिमिटेड टाइम चलता जाएगा, बट आपका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा 59.3। तो ये आपका रिक्वायर्ड एक्स बार हो गया, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया कैसे करना है। बट अब बात करते हैं कि सर हमने कैलकुलेशन तो कर दिया, यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, पर डेटा बहुत ज़्यादा जा रहा था, टाइम लग रहा था मुझे इसे कैलकुलेट करने में। तो ऐसे केस में क्या करता हूँ, इसे मैं क्लास इंटरवल में चेंज कर देता हूँ। क्लास इंटरवल क्या होता है कि पर्टिकुलर रेंज से रेंज वाले को मुझे एक ही ग्रुप में ऐड कर देना है। चलिए देखते हैं वो कैसे बनेगा, इसके लिए बात करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले मेरा जो डेटा है कि लेट अस कन्वर्ट द अनग्रुप डेटा ऑफ एग्जाम्पल 1 इनटू अ ग्रुप डेटा बाय फॉर्मिंग क्लास इंटरवल फॉर विड्थ से 15। मैंने 15 लेंथ का एक क्लास इंटरवल बना रहा हूँ। चलो क्लास इंटरवल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पास डेटा चाहिए सबसे पहले, 15 का क्लास इंटरवल बनाना है मुझे। तो मैंने ये डेटा लिख दिया है मेरा, देखिए यहाँ पे ये टेबल जो मुझे पूरा मिला था पिछले, वही टेबल मैंने वापस यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब मुझे क्या करना है, पहले तो क्लास लेंथ बनानी होगी। तो क्लास लेंथ के लिए मुझे क्या करना है, ये बाजू में समझते हैं हम लोग क्लास। चलो क्लास मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है, यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या है 10, तो आप स्टार्ट करेंगे 10। विड्थ कितनी लेनी है 15, तो 10 प्लस 15 कितना होगा 25। तो पहला क्लास लेंथ कितना होगा 10 से लेके 25। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी वही वैल्यू रखनी है जो वहाँ पे रखी थी 25, और यहाँ पे कितना होगा 25 प्लस 15, सो इट विल बिकम 40। फिर नेक्स्ट ले लेंगे आप 40 से लेके नेक्स्ट आप ले लेंगे 55। इस तरीके से जाना है कि इसके नियरेस्ट पहुंच जाओ आप। फिर 55 से लेके आप कहाँ तक जा सकते हैं 70 तक जा सकते हैं। सिमिलरली 70 से आप कहाँ तक जा पाएंगे, प्लस 15 करने पे 85 जा पाएंगे, और लास्ट में आप पहुँचेंगे 85 से लेके 100 तक। इससे आगे आप जाने नहीं जाते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 95 है। अब ये क्लास लेंथ आप जब बनाते हो तो 25 यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी, पर अगर डेटा 25 आ जाता है कहीं पे कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको इसे हमेशा लोअर वैल्यू वाले पार्ट में, मतलब अगर एक ऑब्जर्वेशन 40 है यहाँ पे, तो 40 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, 40 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, बट वो कहाँ काउंट हो जाएगा, इस तरीके से। तो आपको जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक की वैल्यू आपको दिखाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहली रेंज किसके लिए, 20 से लेके 25 तक के लिए। चलो तो वो बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 से 25 के बीच में स्कोर किया है जिसने। चलो तो उसकी बात करेंगे, वो बन जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट टेबल आपका बनेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल कि कितने स्टूडेंट हैं जो 10 से 25 में आते हैं। चलो तो देखेंगे ये 10 है ये 20 है, ये दोनों रेंज में आ गए मेरे फर्स्ट रेंज में। सो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा इसका टोटल। सो फर्स्ट स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 2। चलिए फिर क्या है 25 टू 40, मतलब 40 तक के सारे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। बस ये 40 काउंट नहीं होगा, मैंने कहा था, क्योंकि ये लोअर वैल्यू में, हायर वैल्यू में ये काउंट होगा, लोअर वैल्यू में काउंट नहीं होगा, लोअर वैल्यू में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर बात करेंगे 40 से 55, तो 40 से यहाँ से स्टार्ट करो आप, फिर 55 तक जाना है, मतलब 50 तक जाएंगे आप, तो अगेन कितनी वैल्यू हो जाएंगे आपके लिए 2। चलिए फिर क्या है 55 टू 70, तो 55 यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको मैंने बना दिया, अलग अलग ग्रुप बता रहा हूँ मैं, वापस एक बार देख लो ग्रुप कैसे बनेंगे अलग अलग। मैं येलो पार्ट से दिखा रहा हूँ। पहला ग्रुप आपका बनेगा ये दोनों, फिर 36 अकेला आएगा एक, फिर 40 और 50 दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे आपके लिए। फिर 55 से 70, मतलब ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो इतने में भी कितने स्टूडेंट आ गए आपके 2। फिर 70 से लेके 85, तो 70 से लेके 85 में कितने स्टूडेंट हो गए, इतने
और बाद में 85 से 30 में आपका ग्रुप बन जाएगा ये। मतलब इसमें कितने स्टूडेंट हो गए 3, इसमें कितने स्टूडेंट हो गए 3, इसमें कितने हो गए 2, इसमें कितने हो गए 2, इसमें हो गए 1 और इसमें हो गया 2। तो वही डेटा मुझे वहाँ पे लिखना होगा। तो इट इज़ 2 1 2 देन अगेन 2 एंड देन अगेन 3 एंड अगेन 3। तो ये आपका गिवन डेटा का ही क्लासिफिकेशन हो गया कि किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ए सॉरी, एक मिनट, गलती है थोड़ी सी, मुझे सम करना था। तो यहाँ पे आपको डेटा ये नहीं लिखना है, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, 30 होना चाहिए ना अपना। तो पहले इन दोनों में मुझे इन दोनों का सम करना है। तो वो दो सम कितना हो गया 2। चलिए सिंगल में बस इसको ही लेना है, वैसे ही बनाते जाओ वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3। फिर किन दोनों का सम करना होगा, इन दोनों का। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। फिर कितना सम करना है अगेन 2 नंबर्स का। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। फिर मुझे क्या करना होगा, इन तीनों का सम करना होगा। तो 4 + 4 + 4, 4 + 1 + 1 अगेन 6 एंड 2 + 3 + 1, जितने पैर बन रहे उतनी पैर बनाओ। सो अगेन ये क्या हो जाएगा 6। अब जब आप ये बनाओ तो इसका टोटल करेंगे तो 6 + 6 + 6 18, 18 + 7 विल बिकम 25 + 3 विल बिकम 28 एंड ये। तो मतलब ये टोटल जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पे भी आंसर क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेक्ट है, वो गिना जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्लास हो जाएगा इंटरवल में, इट इज़ 10 to 25 2 मिला, फिर 25 to 43 मिलेंगे, फिर 40 to 55 7 हो गए, फिर 6, फिर 6 और फिर 6। तो इस तरीके से आप पूरा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए। चलिए अब अगर मुझे यहाँ से मीन निकालना है तो यहाँ से मीन कैसे निकालेंगे। चलिए तो उसके लिए एक मेथड है। मुझे मीन कैलकुलेट करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट रहता है फॉर्मूला में, देखिए मुझे क्या चाहिए एक्सआई। अब जब क्लास लेंथ आ जाती है तो एक्सआई कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखना है। चलिए अब जो प्रीवियस टेबल हमने बनाया था वो टेबल वापस बना लेते हैं कि मैंने कहा था क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए मैंने 2 कॉलम बनाए थे। 10 to 25 में 2 थे, फिर 3, फिर 7, फिर 6, फिर 6 एंड नेक्स्ट 6। चलिए अब मुझे इसमें से मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या होती है फॉर्मूला में, मुझे एक कॉलम चाहिए कौन सी, एफ आई और एक्स आई। मतलब मुझे यहाँ पे एक्स आई निकालना होता है। चल इस केस में जो एक्स आई होगा इट इज़ कॉल्ड क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, सो क्लास मार्क का फॉर्मूला बनेगा विच इज़ कॉल्ड अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब हर एक के लिए आपको क्या करना होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और उस पूरे के एडिशन को आपको क्या करना होगा डिवाइडेड बाय 2। ये प्रोसेस आपको हर एक स्टेप के लिए करनी पड़ेगी। तो वो अब कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए टेबल बना लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। इसकी भी एक टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसे फटाफट कर सकते हैं, इतना टाइम आपको लगेगा नहीं। सिंपल एक एडिशन टर्म का शॉर्टकट लगा के आप इसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया है मेरा क्लास इंटरवल, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन क्लास मार्क एंड देन एक्सआई। चलिए इंटरवल क्या है आपके पास, तो 10 to 25, फिर 25 से 40, देन 40 से 55, देन 70 55 से 70, देन 70 से 85 एंड नेक्स्ट 85 to 100। चलिए अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट एफ आई है, वो भी डेटा आपके पास है ही, उसे लिख दो सीधा। सो आप डायरेक्टली लिखेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आएगा 2, देन उसके बाद क्या आएगा 3, फिर उसके बाद क्या आएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 6, उसके बाद आ जाएगा 6 और उसके बाद भी क्या आ जाएगा 6। अब क्लास मार्क कैसे ढूंढना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए पहला डेटा आपके क्या है 10 और 25। तो आप करेंगे 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2। चलो 10 + 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 35 को आप लिख सकते हैं 17.5, तो इसका क्लास मार्क हो जाएगा 17.5, या 35/2 भी रखना चाहते तो आप लगते पर 17.5 करिए। फिर नेक्स्ट नंबर है 25 + 40। चलो 25 + 40 करेंगे तो कितना होगा आपके लिए, डिवाइड बाई 2 करना है, तो इट इज़ 65/2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 32.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा निकालना है। पर अगर मैं एक शॉर्टकट दिखाऊंगा तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 32.5 और 17.5। सो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा 32.5 और 17.5, सो योर डिफरेंस विल बी 15। और 15 आपकी क्या हो गई, क्लास लेंथ हो गई। सो मतलब आपको क्या करना है, पहले एक ऑब्जर्वेशन फाइंड करो, फिर उसमें प्लस करके +15 करो तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लास, फिर वापस 15 ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट क्लास मार्क। इस तरीके से पहला क्लास मार्क फाइंड करना ही ज़रूरी है, बाद में कंजिक्यूटिवली 15 ऐड कर करके आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि पहला क्लास मार्क मैंने बताया मुझे क्या मिलेगा
17.5, दूसरा क्या मिलेगा 32.5, अब नेक्स्ट क्या होगा 47.5, उसके बाद 62.5, फिर उसके बाद 77.5 एंड नेक्स्ट 92.5। तो इस तरीके से आप इस क्लास मार्क को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस 50 50 50 ऐड करते जाना है कुछ इस तरीके से 15 को, तो आपको हर एक डिस्टेंस। अब देखिए जिसमें 72 प्लस 17 प्लस 5 है, इसमें आप प्लस 15 करेंगे तो नेक्स्ट डेटा मिलेगा, फिर इसमें प्लस 15 करेंगे तो आपको उसके नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगा, फिर नेक्स्ट 15 करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा। मतलब ये तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन मिलता जाएगा। चलिए अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन किसका इसका 17.5 इंटू 2, 32.5 इंटू 2, 7 इंटू 47.5, 62.5 इंटू 6, 77.5 इंटू 6 एंड 92.5 इंटू 6। अब इसे आप फ्रैक्शन में रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, पॉइंट में जल्दी निकल जाएगा, या फिर आप ऐसा भी रखिए कैलकुलेट करेंगे तो पहला कैलकुलेशन आ जाएगा 17.5 इंटू 2 विल बी 35.0, देन 97.5, देन इट विल बी 332.5, देन 375, then 465 and then last one is 555। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा दो कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, एक तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपको एफ आई एक्स आई का टोटल। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही कॉलम है जिसका टोटल करना है। अब हर एक कॉलम का टोटल करने मत लग जाइए, आपको जो रिक्वायर्ड टोटल है वही टोटल करना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो कॉलम का टोटल करना है, एक कॉलम होगी ये वाली और दूसरी कॉलम हो जाएगी ये, इन दोनों का सिर्फ आपको टोटल करना है। तो टोटल आपको मिलेगा सबसे पहले टोटल में सम ऑफ एफ आई, आपको पता है 30 स्टूडेंट्स थे, सो योर सिग्मा एफ आई इज 30 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई मिलेगा 1860। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, जिसे आप लिख सकते हैं 1860 डिवाइड बाई 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा। सो डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलेगा एक्जैक्टली 62। तो अब यहाँ पे आगे दिक्कत, हमने जब पहली बार कैलकुलेट किया था तो आंसर अलग आया था 53 पॉइंट आया था, और यहाँ पे तो 62 आंसर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो गया, डेटा तो सेम था, सब चीज़ हमने सेम ली थी, तो ऐसा क्यों हुआ। तो देखते हैं इसके लिए क्या होता है, एक रीज़न है पर्टिकुलर, वो रीज़न क्या है वो देखिए। सो सबसे पहले हमने जो क्या देखा यहाँ पे कि दिस न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड। मतलब इस मेथड को जो हमने कहा है अभी एफ आई एक्स आई वाले को, उसे अब हम नेमिंग दे देंगे डायरेक्ट मेथड। अगर एग्जाम में बोला जाएगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बाय डायरेक्ट मेथड, तो आपको इसी मेथड से इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला वो देखेंगे कि देयरफॉर we observe that the tables are using the same data and thus employing the same formula for the calculations of the mean, but the result obtained are different। मैंने फॉर्मूला भी सेम यूज़ किया था, डेटा भी वही यूज़ किया था, मीन ही कैलकुलेट कर रहा था, पर रिजल्ट डिफरेंट क्यों आया, उसके लिए एक पर्टिकुलर रीज़न था कि रीजन इज 59.3 इज बीइंग द एग्जैक्ट मीन while 62 इज एन अप्रोक्सीमेट मीन। तो यहाँ पे याद रखना कि जो हमें जो पहला डेटा मिला था 59.3, इट इज कॉल्ड एग्जैक्ट मीन, वो एग्जैक्टली वैल्यू होगी, एंड 62 विल बी बिकम योर अप्रोक्सीमेट मीन, वो अप्रोक्सीमेट होगा। रीजन क्या होगा कि आपने एक्स आई को क्लास मार्क को अप्रोक्सीमेट लिया था कि 17.5 आना चाहिए था, और वहाँ पे शायद वो 20 हो सकता था, या 25.5 आना चाहिए था, और वहाँ पे वो 30 होना चाहिए था। तो वो डेटा जो एरर यहाँ पे आ गई एक्स आई की वजह से, इसके वजह से इसके कैलकुलेशन में भी वो प्लस माइनस एरर हो गई। तो याद रखना जो हमने पहला कैलकुलेशन किया था इट इज़ एक्यूरेट मीन मिलेगा, बट डायरेक्ट मेथड से हम उसका अप्रोप्रिएट मीन निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट मेथड टू फाइंड मीन वाया डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकेंड मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड और उसके बाद एक स्टेप डेविएशन मेथड, तीन मेथड से यहाँ पे हम मीन निकालेंगे। पर फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट, देन सेकेंड वन इज अज्यूम्ड मीन मेथड एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।